हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नॉर्सेट एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे पास आते जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो तैयारी है उसके लेवल को आपको अप कर लेना है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत ही रिलैक्स होके आराम से अपनी तैयारी को करना है। और हम तो आपके साथ है ही नॉर्सेट एक्सप्रेस सीरीज के साथ। तो इसी सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस का। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि साइंस क्या है उसके बारे में, और इसके कितने पार्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि साइंस एक्चुअल में होता क्या है। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी करना है उसके आसपास के जो एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें चल रही हैं, जो एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं उसके बारे में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है। और वो जो भी एविडेंस आपको हमारे एटमॉस्फेयर में दिखते हैं उसके बारे में जानना, पढ़ना और उसको समझना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। General science is the study of the basic principle of science, including physics, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। अब इस साइंस में हम कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो उसके बेसिक पार्ट हैं या जिसके बारे में हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो वो है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, विच हेल्प अस understand the natural phenomena of the world and apply them in daily। हमारे डेली लाइफ में जो ये चीज़ें हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के थ्रू हम जो देखते हैं वो हम अपने डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं। अब जो मेन ब्रांचेस होती हैं साइंस की, जो जनरल साइंस की मेन ब्रांचेस है उसके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स को। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स, मोशन, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एसेट्रा। तो फिजिक्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? जो मैटर है, मैटर जो होते हैं, अणु परमाणु जो होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। एनर्जी, जो हमको एनर्जी देखने को मिल रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फोर्स, फोर्स यानी कि जो बल, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हमको यहाँ से ले जाके दूसरे जगह पे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा? इस पे बल देना पड़ेगा, फोर्सफुली उसको यहाँ से दूसरे जगह में हमको शिफ्ट करना होगा। बात करते हैं मोशन की। तो मोशन के बारे में अगर जाने तो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना ही या उसमें जो हमको चेंजेस देखने को मिलता है वो कहलाता है मोशन। इसके साउंड, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शन। मैटर, जो हम मैटर देखते हैं, जो अणु परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, उसके कंपोजिशन के बारे में जाना और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हम बोल देते हैं H2O, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कैसे हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलके क्या बना रहे हैं? H2O, या मतलब कि पानी। तो ये जो चीजें हैं, जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हमको पढ़ना और उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना, ये किससे पता चलता है? तो ये हमको केमिस्ट्री के थ्रू समझ में आता है। बात करते हैं बायोलॉजी की। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है बायोलॉजी के अंदर, तो 2 टाइप के थिंग्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे कि एक हो गया नॉन लिविंग थिंग्स और सेकंड हो गया लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि ये पेन, ये क्या हो गया? एक नॉन लिविंग थिंग हो गया। और जितने भी
हमारे आसपास जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गन्स है, मतलब लिविंग थिंग्स है, जैसे कि जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मतलब कि सांस ले सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, मतलब कि चल सकते हैं, और जिनमें मूवमेंट देखने को मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है, लिविंग थिंग्स कहलाता है। तो लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है, तो बायोलॉजी के अंदर आता है। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे जो आसपास में इन्वायरमेंटल है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। पॉल्यूशन, जो जैसे कि अभी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना और कंजर्वेशन करना, जैसे कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नदी हो गए, झरने हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो सारे चीजों को कंजर्व करके रखना, संरक्षण करके रखना भी हम किस में पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंस के में हम पढ़ते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो फिजिक्स का एक पहला टॉपिक है हमारा मोशन। मोशन यानी कि गति। हम फिजिक्स के पहले टॉपिक में पढ़ रहे हैं मोशन। मोशन यानी कि गति। अब इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक पेन हो गया या बुक हो गया, तो इसमें आपको मोशन देखने को मिलता है एक एक्यूरेट टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम इसको चाहते हैं कि ये यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हटके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो इसमें क्या हुआ, मोशन हुआ, मतलब कि गति हुई और एक एक्यूरेट टाइम पे हुई, तो ये क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, गति कहलाता है। अब इसके हम टाइप्स के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले रेक्टिलाइनर मोशन, रेक्टिलाइनर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मोशन अमॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ रहा है कि किसी एक स्ट्रेट लाइन में चलना या स्ट्रेट लाइन में जो गति कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, रेक्टिलाइनर मोशन कहेंगे। जैसे कि कोई कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो ये क्या एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, तो रेक्टिलाइनर मोशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप्स इसी में होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एक सर्कल के अंदर मोशन कर रहा होगा। तो मोशन अमॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, मतलब एक सर्कुलर रोड पे वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अ फैन ब्लेड रोटेटिंग, एक फैन है जिसके ब्लेड्स होते हैं वो अपने एक एक्यूरेट स्पेस पे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो ब्लेड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन कहलाएंगे। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मान लो कि ये सन है और यहाँ पे एक अर्थ हो गया, अब वो अर्थ भी क्या करेगा, ये सन के चारों ओर एक एक्यूरेट स्पेस पे क्या करेगा, वो मोशन करेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, रोटेशन मोशन, मोशन अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस। अब इसका एक फिक्स्ड एक्सिस है जहां पे वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अ स्पिनिंग टॉप रोटेशन व्हील, चक्के का घूमना। मान लो कोई चक्का है, ये गाड़ी हुई, इसमें जो चक्के लगे होते हैं, इसमें जो चक्के लगे होते हैं वो अपने एक्सिस पे भी पहले घूमते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो अपने एक्सिस पे ही घूमना क्या कहला रहा है, रोटेशन मोशन कहला रहा है, रोटेशन मोशन कहला रहा है। लास्ट टॉपिक इसका, लास्ट टाइप है इसका ऑस्किलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मेन पोजिशन, एग्जाम्पल स्विंग ऑफ अ पेंडुलम, वाइब्रेशन ऑफ द टर्निंग फोर्क। मतलब कि कोई एक घड़ी है जिसमें लगी हुई है पेंडुलम, अब ये किस एक्सिस में घूमेगी, एक बार इधर जाएगी फिर वापस अपने जगह पे आके फिर इस बार ऐसे रोटेट होगी, तो ये जो मोशन कहलाता है वो कौन सा मोशन है, तो ऑस्किलेटरी मोशन कहलाता है। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं,
तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड, सर्कुलर क्वांटिटी। मतलब कि जो मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो जिस टाइम पे हमने फर्स्ट एक्सिस से लेके एंड तक के जब जो दूरी हमने तय की है, तो ये क्या कहलाता है, बीच का डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसके बीच तय की गई जो छोटी सी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये कहलाता है स्पीड। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो आपके एग्जाम में आया कि आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए ये फॉर्मूला दिया है। इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस है और जितने टाइम में आपने ये डिस्टेंस को कवर किया है, तो ये क्या होगा, स्पीड का होगा फॉर्मूला। वेलोसिटी निकालने की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये भी एक वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज देखने को मिलता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब कि त्वरण। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है a इज इक्वल टू वी माइनस u अपॉन टी। ये अच्छे से याद रखिएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये किसका फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं v मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू होगा इनिशियल वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन की। इसके कितने लॉ है, क्या क्या लॉ हैं, तो सबसे पहले ये जो लॉ ऑफ मोशन है उसको दिया किसने था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने इसके 3 लॉ बताए थे, जिसमें से फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कि जड़त्व का नियम कहते हैं इसको। एन ऑब्जेक्ट रिमाइंस एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई चीजें, कोई जो वस्तु है, कोई जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पीरियड में है, मतलब कि वो रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहेगा, और जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, बाहरी बल नहीं लगाया जाए। और कोई चीजें जो चल रही हैं तो उसमें भी क्या होगा, जब तक कि उसमें एक घर्षण नहीं होगा, जैसे कि कार चल रही है और उसमें से सारे जो उसमें ऑपरेट करने की सिस्टम है वो हमने बंद कर दिया है, तो वो कुछ दूर तक क्या करेगा, जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, जब तक कि हम फोर्स नहीं देंगे, तब तक वो क्या रहेगा, वो चलते जाएगा। जैसे ही फोर्स देंगे वो स्टॉप हो जाएगा। तो जब तक कि कोई फोर्स नहीं दिया जाएगा, तो वो जो चीजें रुकी हैं वो रुकी ही रहेंगी, और जो चीजें चल रही हैं तो वो चलती ही रहेंगी। ये फर्स्ट लॉ दिया था किसने, न्यूटन ने दिया था, जड़त्व के नियम से। सेकेंड लॉ की बात करें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास मतलब कि द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। थर्ड लॉ की बात करें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का अपना एक अपोजिट रिएक्शन होता है, ये थर्ड लॉ बताता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि कोई बॉल है, बॉल को हम क्या करेंगे, फोर्सफुली अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस उसी स्पीड से नीचे की ओर वापस आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वहां पे एक लॉ काम करता है ग्रेविटी का, जिसमें ग्रेविटी क्या करती है, वो अपने ओर आकर्षित करती है। तो जिसके वजह से जो बॉल आप ऊपर से जिस स्पीड में फेंके हैं, उसी स्पीड से वो वापस उससे और दुगनी स्पीड से वो क्या करता है, वापस नीचे नीचे की ओर आता है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। सबसे पहला है, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन।
बॉल और जो जमीन है उसके बीच क्या काम करेगा, एक फ्रिक्शन काम करेगा, मतलब कि घर्षण काम करेगा, जिसकी वजह से जो बॉल की जो गति है वो धीरे धीरे क्या करेगी, स्लो होते जाएगी। When you jump from a moving bus, अगर कोई बस है जिसमें आप बैठे हुए हैं, तो वो बस अगर किसी ब्रेकर में आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें उचक जाते हैं, फिर उचकने से फिर वापस ही हम उसी अपने स्पेस पे वापस आ जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक लॉ है इनर्टिया का, मतलब कि जड़त्व का नियम है, जो चीजें ऊपर जाती हैं वो वापस वहीं पे आती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेविटी का लेवल काम कर रहा है। अर्थ रोटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। अर्थ का रोटेट होना किसका एग्जाम्पल है, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। विल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज अ सर्कुलर मोशन। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर। Matter is anything that has mass and occupy space. Matter पदार्थ क्या है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, एक पर्टिकुलर उसका द्रव्यमान हो, मतलब उसका वेट हो, भार हो, और वो क्या करे, कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे। मतलब कि जैसे कि ये एक बोर्ड है, बोर्ड क्या कर रहा है, ये इतने सारे स्पेस को कवर करके रखा हुआ है, मतलब ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं, जो एक क्या है, जिसमें मास हो, द्रव्यमान हो, और जिसका क्या हो, एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो सारी चीजें किस में आती है, तो मैटर में आती है। जैसे कि एयर, वाटर, स्टोन, बुक्स एंड इवन आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैटर। सारी चीजें किससे बनी हुई है, तो मैटर से बनी हुई है। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं। तो इसके कितने स्टेट होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है सॉलिड स्टेट, जो ठोस वस्तु होती हैं, ठोस पदार्थ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट हैज डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। तो इसका एक डिफाइंड शेप होता है, जैसे कि ये पेन, और क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मतलब कि उसका आयतन होता है, मतलब आप जहां पे रखोगे वो क्या करेगा, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड वाइब्रेट इन प्लेस। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसमें जो कण होते हैं, आपको सभी को पता होगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो मैटर होते हैं वो बनते हैं। तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिससे क्या होता है, ये सॉलिड, मतलब ये जो इसकी जो कठोरता है वो ज्यादा होती है, सॉलिडिटी इसमें काफी ज्यादा पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टोन हो गया, मतलब कि जो पत्थर आपको देखने को मिलता है वो, वुड हो गया, और मेटल्स, ये सारी जो चीजें हैं उनमें आपको इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है, हैज डिफाइंड वॉल्यूम बट नॉट डिफाइंड शेप। इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तो होता है, द्रव्यमान तो होता है, भार तो होता है, पर इसका क्या पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है। जैसे कि टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। आप जिस भी शेप में इसको डालते हैं, जिस भी कंटेनर में इसको डालते हैं, तो ये उसी शेप का हो जाता है। जैसे कि वाटर, मिल्क और ऑयल। तो आप पानी को अगर बॉटल में डाल रहे हैं तो वो उसी शेप का हो गया है, अगर आप उसको किसी थाली या किसी और ग्लास में डाल रहे हैं तो वो उसी शेप का हो गया है। तो इसका कोई पर्टिकुलर या डिफाइंड शेप नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं गैस। हैज एंटायर डेफिनेट शेप नॉट डिफाइंड वॉल्यूम। अब इसका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है और ना ही इसका वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट, मूव फ्रीली। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और एक खुले क्षेत्र में इधर उधर वितरित वितरित होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने कभी हवा देखा है, तो ये इसका एग्जाम्पल है कि आपने जैसे इसका कोई डिफाइंड और पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। प्लाज्मा की बात करें,
आयोनाइज्ड गैस एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जो गैस है जैसे कि सन सरफेस हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया और लाइटनिंग, जैसे कि आप कोई बल्ब है उसको थोड़ी देर के लिए कहीं होल्डर में उसके मतलब बल्ब ऑन है और थोड़ी देर बाद अब उसको बंद करके अगर टच करते हैं तो वो उसमें हीट प्रोड्यूस हो गया होगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, प्लाज्मा के। बॉस इंस्टेंट कंडेंसेट, ये किसके फॉर्म्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ये क्या होता है, एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे वर्क करता है। जैसे कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में हम इसको देखते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो नियर -273 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसके जो अमाउंट होते हैं, उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। वॉल्यूम की बात करें तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये पेन हो गया या ये बोर्ड हो गया, तो ये अगर एक स्पेस पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है, आयतन कहलाता है। डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है, घनत्व निकालना है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे आप मास जितना भी है वो पुट करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम जो भी आपका यहाँ पे है, तो ये इससे आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी देखने को मिलेगा। इनर्टिया, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ द मोशन और रेस्ट, जैसे कि हमने जड़त्व का जो नियम पढ़ा था, जिसमें जो चीजें अगर रेस्ट पीरियड पे हैं तो वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल या फोर्स ना यूज कर दिया जाए, और कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर मूविंग स्पेस में होगा, मूविंग फॉर्म में होगा, तो वो उसी फॉर्म में रहेगा जब तक कि आप उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फोर्स पे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी लगती है या उसमें जो हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, फोर्स, बल कहलाता है। जैसे कि कोई डोर है वो क्लोज है तो उसको हम खींच के अगर खोल रहे हैं तो हम फिजिकली एक क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फोर्स या बल कहलाएगा। Simply put, a force is something that can change the state of motion of an object. जैसे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके स्पीड को चेंज कर देगा अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो, या तो वो फास्टर कर देगा या तो उसको स्लोवर कर देगा। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज जो गति है उसके डायरेक्शन को, उसकी दिशा को भी चेंज कर सकता है। चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु की साइज और शेप को भी क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है। टाइप्स ऑफ फोर्स, सबसे पहले देखते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, रिक्वायर्स फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट पे फिजिकली आप उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, पुशिंग अ डोर और पुलिंग अ रोप, मतलब आप किसी डोर को, दरवाजे को खींचने या बंद करने में जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, क्योंकि आप उसके लिए फिजिकली अवेलेबल हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक्ट विथआउट फिजिकल कांटेक्ट, अब इसमें बिना फिजिकली कांटेक्ट के आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि ग्रेविटी का जो जड़त्व का नियम क्या कहता है, अगर आप किसी बॉल को ऊपर की ओर उछालते हैं तो हमारे अर्थ में जो ग्रेविटी काम करती है उसकी वजह से बॉल को बिना टच किए आप जमीन पर देख सकते हैं, वो वापस उसी फॉर्म पे आएगा। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो अगर कोई मैग्नेटिक है, उसके सामने अगर कोई कील रखोगे तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे क्या काम करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स वहां पे काम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्स है उसका यूनिट आपको अगर इसमें निकालना है तो वो कैसे देखेंगे, तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड गिव अ मास ऑफ 1 kg। अगर आपको 1 kg ऑफ मास दिया गया है और एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसके थ्रू आप क्या जान सकते हैं, न्यूटन का जो फोर्स का जो यूनिट है आप वो उससे उससे उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे फोर्स, M इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा मास, और A इज इक्वल टू क्या होगा एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, अब डेली लाइफ में जो हम फोर्स के एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रेविटी पुलिंग ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ। ग्रेविटी क्या करता है, पुल करता है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, किसके थ्रू, तो ग्रेविटी के नियम के थ्रू। फ्रिक्शन स्लोइंग डाउन अ मूविंग कार, फ्रिक्शन मतलब कि जो घर्षण है वो क्या करता है, किसी कार को चलते हुए कार को स्लो करने में हेल्प करता है। मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस, जो मैग्नेट है वो क्या करता है, आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, किसके थ्रू, तो मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू। आगे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जो हमारे जनरल साइंस का ही पार्ट है। तो सबसे पहला टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, तो इस एलिमेंट का, जो क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाए रखने में, इस एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाए रखने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, अब इस एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड एट द सेंटर, यहाँ सेंटर में लोकेटेड होता है, जो प्लस आयन को कंटेन करके रखता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं जीरो। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये माइनस चार्ज को कंटेन करके रखते हैं, तो ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या रखते हैं, माइनस आयन को, अपने माइनस चार्ज को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे चीज क्या हैं, तो एटम्स हैं, जो एक ही तत्व से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ पार्टिकल फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम केमिकली कंबाइन। ये क्या करता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है कि दो और दो से अधिक एटम्स को उसके केमिकली रिएक्शन के थ्रू बांध के रखता है। जैसे कि हम जानते हैं H2O, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब इन सिंपल वर्ड्स, अ मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, दो या दो से अधिक जो एटम्स हैं वो आपस में मिलके केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले देख लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। इसमें डाइएटॉमिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि डाई मतलब कि दो होगा, तो इसमें टू एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया,
N2 हो गया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोर देन 2 एटम्स। 2 एटम्स से भी अधिक जो एटम कंटेन करके रख रहा है अपने में, वो क्या कहलाता है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है H2O वाटर, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये किसके एग्जाम्पल है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है। वैसे ही CO2 होता है, CO2 में भी कार्बन के कितने एटम हैं? 1 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने? 2 एटम है। ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। वैसे ही एक NH3 इसका एग्जाम्पल है, इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट के बारे में जान लेते हैं। मॉलिक्यूल्स रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस दे फ्रॉम। ये क्या करता है? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? अपने प्रॉपर्टीज को इसके केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो प्रॉपर्टीज उसकी कंटेन की गई है, जो बनी हुई है, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जो ये एटम के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स को। ये जो एलिमेंट है, ये जो तत्व हैं, इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये एक ऐसा शुद्ध तत्व है दैट इज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो किससे बना होता है? केवल एक ही तरीके के एटम से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन हो गया, अब ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हम इसको और कई पार्ट्स में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक एलिमेंट का। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने में क्या है? एक तत्व है, एलिमेंट है। इसको और भी छोटे फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जैसे कि अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन, कार्बन, गोल्ड, आयरन, ये सारी चीजें क्या है? तो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसको हम और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, मे एग्जिट ए सिंगल एटम He और मॉलिक्यूल्स CO2 N2, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या करती है? एक सिंगल एटम्स हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली सिंबल से। जैसे हम हाइड्रोजन को कहते हैं H, ऑक्सीजन को कहते हैं O, नाइट्रोजन को कहते हैं N। तो ये सारी चीजें क्या है? एक केमिकल सिंबल्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपाउंड की। इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस formed when two or more different element chemically combine in a fixed ratio। पहले जो हमने एलिमेंट पढ़ा उसमें केवल एक ही एटम, एक ही प्रकार के एटम होते थे। अब इसमें क्या होंगे? 2 और 2 से अधिक जो एटम हैं, अलग टाइप के, जो अलग अलग प्रकार के जो एटम हैं, वो भी इसमें आपस में आके कंबाइन करेंगे, मिल जाएंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जिसके लिए एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है, जिससे मिलकर क्या बना है? वाटर H2O। इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं? तो 2 अलग अलग तरीके के एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें भी CO2 है, मतलब कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम और क्लोराइड, ये भी क्या है? 2 एटम्स, 2 अलग अलग प्रकार के जो एटम्स हैं आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स, इस कंपाउंड के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब पहले जो हमने एलिमेंट पढ़ा था उसको हम और अलग सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते थे, पर इस जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसमें हम इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे H2O है तो H2O कर सकते हैं, मतलब ये 2 अलग अलग पार्ट्स में टूट सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंटेंट्स एलिमेंट।
रिप्रेजेंट केमिकल फॉर्मूला। अब इसके कुछ केमिकल फॉर्मूला दिए गए हैं, जैसे कि हम वाटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो H2O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, इसके रिप्रेजेंट करने के लिए एक केमिकल सिंबल है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले एसिड के बारे में जानते हैं, इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। एन एसिड इज अ substance that release हाइड्रोजन प्लस आयन व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। वाटर में अगर हम इस सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं तो क्या देगा, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, जो क्या कहलाता है, प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन। एक सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन स्टमक एसिड। ये क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl कहते हैं, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, स्टमक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या है, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम कार बैटरीज में यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड C6H8O7 इन लेमन एंड ऑरेंज। लेमन और ऑरेंज में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं, और इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लेमन में और ऑरेंज में। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, एसिड के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सोर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, अब ये लिटमस पेपर आ गया है जिससे क्या करते हैं हम, किसी जो सब्सटेंस है उसके एसिड और बेस को पता करने के लिए हम इस लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो इस लिटमस पेपर का जो कलर है ब्लू से, अगर वो लिटमस पेपर रेड हो गया है तो वो उसमें क्या प्रेजेंट है, तो एसिड प्रेजेंट है। रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। बेसिस की बात करें, अब इसके सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन है, अ बेसिस इज अ सब्सटेंस दैट रिलीज OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर इस सब्सटेंस को, जो बेस है, उसको हम किसी वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो क्या देता है, OH- आयन देता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाने तो अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन इन वाटर। वाटर के साथ ये क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एग्जाम्पल्स के बारे में जाने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको कहते हैं, तो ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सोप, जो आप नहाने का साबुन यूज करते हैं वो, ड्रेन क्लीनर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको KOH से हम इंडिकेट करते हैं, ये फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH क्लीनिंग एजेंट है ये। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। बिटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, अब जो लिटमस पेपर जो मैंने बताया, लिटमस पेपर, उसको उसका जो कलर होगा रेड से ब्लू हो जाएगा, तो वो उसमें क्या प्रेजेंट है, तो बेस उसमें प्रेजेंट है। स्लिपरी टू टच, छूने से ये क्या होता है, स्लिपरी होता है। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, कंडक्ट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके पॉइंट पे आते हैं, सॉल्ट पे।
इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो अ साल्ट इज अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस। और ये क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है। इन सिंपल वर्ड अ सॉल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन एंड एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, तो सॉल्ट बनता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो सोडियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, जिसको NaCl से इंडिकेट करते हैं। इसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। फर्टिलाइजर का काम करता है ये, जो खेतों में हम पोटेशियम यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं फर्टिलाइजर के लिए, तो वो है ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको हम चौक, जो बचपन में हम लोग चौक देखते थे जब ब्लैक बोर्ड यूज हुआ करता था, तो वो क्या है, चौक है, जिसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं तो यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में सॉलिड होता है। कैन बी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये जो पानी है उसके साथ कभी सॉल्यूबल होता है और किसी कंडीशन में अनसॉल्यूबल होता है। न्यूट्रल एंड और स्लाइटली एसिड बेस डिपेंडिंग ऑन द एसिड बेस यूज, ये इसके यूज के अकॉर्डिंग, ये इसके यूज पे डिपेंड करता है कि कब ये अपने एसिड फॉर्म में है और कब ये अपने बेस फॉर्म में है। आगे हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में। ये काफी मेजर और इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जनरल साइंस का। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो वर्ड इंक्लूड हैं, जैसे कि पहला है बायो और दूसरा है जो लॉजी है, उसको हम ग्रीक वर्ड में कहते हैं लोगोस। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायो का मतलब क्या होता है। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाते हैं, बायो कहलाते हैं। और जो लोगोस है उसका मतलब होता है उसके बारे में जानना, उसको पढ़ना, उसको समझना। अब इंक्लूडिंग हम ये कह सकते हैं, बायोलॉजी का मतलब होता है इन जीवों के बारे में जानना, इस जीवन के बारे में जानना। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है। एंड देयर इंटरेक्शन विथ द इन्वायरमेंट, और जिसका इंटरेक्शन कहाँ होता है, तो इसी इन्वायरमेंट के बीच में होता है। इन सिंपल वर्ड बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ लाइफ है। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो एरिस्टोटल हैं, जिसको हम अरस्तु भी कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखते हैं। सबसे पहला है बॉटनी, प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थ्रियोफेटस इसके फादर ऑफ बॉटनी हुए। नेक्स्ट आते हैं जूलॉजी पे, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है जूलॉजी। इसके फादर ऑफ जूलॉजी हुए थे एरिस्टोटल। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो सूक्ष्म जीव, छोटे जीव जंतु हैं, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगी हो गए, तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो लुईस पाश्चर इसके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हुए। ह्यूमन बायोलॉजी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करना, उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना, उसके सिस्टम के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब स्टडी करते हैं यहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना, उसको जानना, और इस इन्वायरमेंट के बारे में जो समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? एक सबसे छोटी इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अगर ये नहीं होगा तो हम जीवन की या जीव की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना ही हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? तो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डेफिनेशन पे आते हैं, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा हिस्सा है, पर वो बहुत ही मेजर हिस्सा है किसका? हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शनल को बनाने में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, मोशन होता है, और जिनमें जितने भी जो सिस्टम्स हैं वो चलते हैं, तो वो सभी किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं इसी सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कितने हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑर्गेनिज्म। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चर को बनाने में, उसके फंक्शन को बनाने में कौन हेल्प करता है? कौन उसका बेसिक यूनिट है? तो वो है सेल। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं वो किससे ही मिलकर बने हुए हैं? एक सेल आपस में डिवीजन करके दूसरा सेल बनाता है, मतलब जो प्री सेल है उसी से क्या बने हुए हैं? जो और भी आगे सेल बन रहे हैं वो इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं। तो सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। आगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, नो ट्रू न्यूक्लियस होता है, डीएनए इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और साथ ही साथ इसके अंदर जो हम लोग डीएनए पढ़ते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर होता है क्रोमेटिन थ्रेड, और इसी क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर पाया जाता है डीएनए। तो जो डीएनए है वो इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट ना होके वो बाहर ही प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इस जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव हैं बैक्टीरिया वो हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी है। आगे आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस जो सेल है वो कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब काफी सारे सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है? केवल एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं। हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, इसमें क्या पाया जाता है? इस सेल के अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन थ्रेड, और क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, प्रोटिस्टा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? जितने भी प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, उसके एग्जाम्पल क्या है? तो यूकैरियोटिक सेल इसके एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. व्हाइटेकर ने 1969 में। इसके क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इनमें होते हैं सेल टाइप, जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होते हैं और किसी सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कुछ होते हैं यूनिसेल्युलर और कुछ होते हैं मल्टी सेल्युलर। जैसे कि हम अमीबा की बात करें तो वो क्या होते हैं? एक ही सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। और वहीं हम प्लांट बॉडी की बात करें या एनिमल बॉडी की बात करें तो उसमें काफी सारे, मतलब कि वो क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ होते हैं ऑटोटॉपिक और कुछ होते हैं हेटरोटॉपिक। मतलब कि अगर हम न्यूट्रिशन पोषण की बात करें तो जैसे हम ह्यूमन बॉडी है अपने पोषण के लिए किस पे डिपेंड है, तो दूसरों पे डिपेंड है। जैसे कि पेड़ पौधों से हमको खाना मिलता है, कुछ एनिमल से खाना मिलता है, तो हम दूसरों पे डिपेंड है। पर कुछ ऐसे प्लांट जैसे कि प्लांट हैं, प्लांट ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, खुद पे ही डिपेंड होते हैं। वैसे ही मतलब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन कवर करते हैं। तो क्या हो गया, मैड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो गए, तो कुछ में क्या होता है ऑटोटॉपिक होता है और कुछ में क्या होता है हेटरोटॉपिक होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें कितने गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो केवल एक ही गैमेट प्रेजेंट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो गैमेट्स आपस में मिलकर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरी करते हैं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें होता है मोनेरा। मोनेरा क्या होता है, सबसे पहले जो जीव होते हैं, मतलब ये तो सबसे पहला कि इसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है और ये सबसे प्राचीन है। सबसे पहले जो जीव अगर पृथ्वी पे उत्पन्न हुए हैं तो वो कौन से ग्रुप के थे, कौन से किंगडम के थे, तो मोनेरा किंगडम के थे। प्रोटिस्टा होते हैं, फिर फंगी आते हैं, फिर प्लांटी होते हैं और फिर होते हैं एनिमलिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा की। ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें नो न्यूक्लियस नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि ये एक क्या है, एक ही सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं मोनेरा ग्रुप में। तो इसमें जो न्यूक्लियस है, जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर नो न्यूक्लियस कहा गया है, नो मेम्ब्रेन बाउंड कहा गया है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो इस मोनेरा ग्रुप के एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, साइनोबैक्टीरियल होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉपिक किसमें देखा जाता है, कुछ पैरासाइट्स हो गए, स्पेरोफाइट्स हो गए, तो इनमें क्या होता है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फ्यूजन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। जैसे कि कोई एक अमीबा है, अमीबा क्या करता है, अपने जैसे ही जो संतान है उसको कैसे बर्थ करता है, तो ये आपस में क्या होता है, एक बाइनरी फ्यूजन होता है, आपस में टूटते हैं दो अलग अलग हिस्सों में और अपने जैसे ही एक नए सेल को डेवलप करते हैं। तो ये क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है और मोनेरा ग्रुप का है। कॉन्जुगेशन, जीन जीन ट्रांसफर के थ्रू। स्पेशल फीचर की बात करें तो बैक्टीरिया हैव पेप्टीग्लाइको पेप्टीग्लाइसिन सेल वॉल। इसके जो बैक्टीरिया के सेल वॉल हैं वो किससे बने होते हैं, तो पेप्टिडोग्लाइसिन के बने हुए होते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये क्लोरोफिल ए, जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें क्या होता है, फलीदार पौधे जिनके जड़ों में क्या होती हैं, फलियां होती है, जैसे कि मूंगफली की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं और जो जो उसमें फ्रूट्स हैं वो लगते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का वो काम करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा की बात करें तो नो सेल वॉल प्रेजेंट, मतलब कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किंगडम प्रोटिस्टा, अब इसकी बात करें तो ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर सेल होते हैं। इनमें सेल टाइप की बात करें तो यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्यूलर होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, जैसे कि अभी हमने बताया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है एल्गी में, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन अमीबा में, और मिक्सोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो यूग्लिना में
प्लांट प्लस और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। ग्रुप्स की बात करें तो जो प्रोटोजोआ है वो अमीबा और पैरामीशियम प्लाज्मोडियम ग्रुप में है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये डायटम्स होते हैं पर्ल ऑफ ओशन, जैसे कि जो पर्ल दिखते हैं सी में, जो पर्ल होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। युग्नेलॉइड की बात करें तो युग्लिना ड्यूल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो युग्लिना है वो उसमें ड्यूल मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब कि वो क्या होते हैं, परपोषी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं, मतलब हेटेरोटॉप और ऑटोटॉप दोनों होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, मतलब जो सेल हैं वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं, एक नए जो सेल हैं उसका बर्थ होता है। किंगडम फंगी की बात करें तो इसमें जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। सेल वॉल इसमें काइटिन की बनी होती है, मतलब जो ये सेल वॉल होता है वो किसकी बनी हुई होती है, तो काइटिन की बनी हुई होती है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन देखा जाता है स्पोरोफिटिक में, पैरासाइट्स में और सिम्बायोटिक में। तो ये सारी क्या है न्यूट्रिशन, जो जिनमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वो है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यीस्ट, पेनिसिलियम और मशरूम, राइजोपस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सारे किंगडम फंगी के एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा मशरूम, तो वो मशरूम भी किसके एग्जाम्पल है, तो किंगडम फंगी के एग्जाम्पल है। किंगडम प्लांटी पे आते हैं। सेल टाइप इसमें होता है यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेल्यूलर और सेल्यूलोज सेल वॉल। जो सेल वॉल होते हैं मतलब कि ये जो सेल हैं ये क्या सेल हैं, ये प्लांट के सेल हैं। तो इस प्लांट के सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो वो बने होते हैं सेल्यूलोज के। न्यूट्रिशन मोड की बात करें तो ये ऑटोट्रोपिक होते हैं और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना खाना खुद, अपना न्यूट्रिशन खुद से ही बनाते हैं, खुद ही कवर कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। जैसे और इसमें क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो फूड का जो सेंसेशन होता है, मतलब फूड को बनाने में कौन हेल्प करता है, तो क्लोरोफिल के हेल्प से ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ग्रुप्स की बात करें तो इसमें एल्गी एल्गी आएगा, बायोफिटस आएगा और पेट्रिडोफाइटस होगा, जिम्नोस्पर्म्स होंगे और एंजियोस्पर्म्स होंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये सभी के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो किंगडम प्लांटी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो है किंगडम एनिमलिया। तो इसमें क्या होता है, सेल टाइप इसके जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और नो सेल वॉल, मतलब कि इसमें जो सेल वॉल है वो क्या है, एब्सेंट है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोटॉपिक होते हैं और होलोजोइक होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मेनली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि दो इसमें अलग अलग गैमिट होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फीचर्स की बात करते हैं तो मोटाइल कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑल मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं जिसमें कि काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, तो ये सब क्या है, एक किंगडम एनिमलिया के एग्जाम्पल हैं। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप, जो सेल वॉल है फंगी के वो किससे बने हुए होते हैं, अभी बताया मैंने कि सबसे पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, सेकेंड ऑप्शन है काइटिन, पेप्टिडोग्लाइसिन या पेक्टिन। तो जो फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो वो बने हुए होते हैं काइटिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following is called amphibian of plant kingdom? प्लांट किंगडम में एम्फीबियन कौन सा कहलाता है, तो सबसे पहला है एल्गी,
सेकेंड है ब्रायोफाइटस, सी है पेप्टिडियोफाइटस और जिम्नोस्पर्म। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो करेक्ट आंसर हैं ब्रायोफिटस जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो एम्फीबियन, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लाज्मोडियम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। ये जो इसके एग्जाम्पल हैं साइटोफाइटस, डिनोफ्लैगेट्स, इसके ऑप्शन है साइटोफाइटस, डिनोफ्लैगलेट्स, प्रोटोजोआ और यूग्लियोनाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है वो क्या करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। Mycoplasma is unique among prokaryotic because A ऑप्शन है it lacks DNA, it lacks cell wall, it lacks plasma membrane और it has nucleus। तो माइकोप्लाज्मा में कौन सा जो इसमें ऑप्शन है वो प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन लाइकेन्स दैट एल्गल पार्टनर प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर, फूड या मिनरल, क्या प्रोवाइड करता है? तो जो लाइकेन्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं एल्गी को? तो फूड, एल्गल जो क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, कौन से गैस को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑक्सीजन कौन सा गैस होगा जो लाफिंग गैस कहलाएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक लाफिंग गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, मेजर जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करता है इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, सी है स्पिग्नोमीटर और ऑप्शन डी है हैग्रोमीटर। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पिग्नोमीटर। विच केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसके करेक्ट आंसर हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफिक फिल्म के लिए भी यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में कौन सा लॉ यूज किया जाता है? कौन सा लॉ इसके रिलेशनशिप को बताता है? तो न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, फैराडेस लॉ और कोलम्ब्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओम्स लॉ। तो ये थे सारे जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।